हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने गद्य की शुरुआत की थी कि हिंदी में जो गद्य साहित्य है। तो उस क्लास के अंदर हमने देखा कि जो गद्य शब्द का क्या अर्थ होता है, गद्य कैसे जो शुरुआत हुआ, तो उसमें हमने जो अलग अलग जो काल है उसका वो जो विभाजन किया था, उनके क्या क्या नाम थे। तो हमने जो पिछली क्लास में जो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य था उसका जो काल विभाजन किया गया, तो उसके हमने चार भागों में विभाजित किया था। एक था भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा जो हम अद्यतन युग या वर्तमान काल कहते हैं। इन चार युगों की जो समय सीमा थी उसके बारे में देखा। आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि जो हमारा भारतेंदु युग था, उस भारतेंदु युग से पहले जो कौन सा साहित्य है जो लिखा गया था। क्योंकि भारतेंदु युग से तो हमने गद्य की शुरुआत मानी है, पर उससे पहले भी हमारे को कुछ गद्य की रचनाएं देखने को मिलती है। तो ये शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है। आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहिए, इस पे संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करवाया जाएगा। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले आप सारी वीडियो देखिए, उसके लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप उसको कंटिन्यू देखिए। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं हमारे जो भारतेंदु युग है उससे पूर्व का जो हिंदी गद्य साहित्य उसके बारे में। हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की वास्तविक शुरुआत भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से मानी जाती है। यानी जो भारतेंदु युग है वो हमने देखा है कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक हमारा भारतेंदु युग माना गया था। और इसमें जो हमने गद्य के अंदर माना है वो 1843 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक माना है, जो लगभग इसके समान ही है। परंतु इससे पूर्व भी अनेक लेखकों द्वारा गद्य में रचना कार्य किया गया। यानी जो भारतेंदु युग से गद्य की शुरुआत मानी गई है उससे पहले भी गद्य रचनाएं देखने को मिलती है, जिसे हम हिंदी का प्रारंभिक गद्य कह सकते हैं। याद रखना है, ठीक है। यानी जो भारतेंदु युग से जो पहले हमारे को गद्य रचनाएं मिलती है उसको हम हिंदी का प्रारंभिक गद्य कह सकते हैं। प्रारंभिक गद्य साहित्य भी चार भागों में विभक्त किया गया है। यानी जिस प्रकार हमने गद्य साहित्य को जो चार भागों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार जो प्रारंभिक गद्य है उसी को भी चार भागों में विभाजित किया गया। वो चार भाग कौन कौन से, जो अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं। पहला है राजस्थानी भाषा का गद्य, दूसरा है मैथिली भाषा का गद्य, तीसरा ब्रज भाषा का गद्य और चौथा है खड़ी बोली का गद्य। यानी जो भारतेंदु युग है उस भारतेंदु युग से पहले राजस्थानी भाषा में भी गद्य लिखा गया था, मैथिली भाषा में भी लिखा गया था, ब्रज भाषा में भी लिखा गया था और खड़ी बोली में भी लिखा गया था। और इनके बारे में हम पीछे पढ़ के आए कि भाषा का जो विकास है वो कैसे हमारे अलग अलग, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा द्विवेदी युग है, जो प्रयोगवादी युग है, तो उसके अंदर हमारे उससे पहले जो यहाँ तक तो खड़ी बोली आ गई थी, उससे पहले है वो गद्य और पद्य है, तो उसके अंदर ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है हमारे को, ठीक है। दूसरी बात है हमारी खड़ी बोली भी देखने को मिलती है, उससे पहले की रचनाएं उसमें सारी ब्रज भाषाएं थी। तो ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं तो सभी के अंदर गद्य हमारे को देखने को मिलता है। अब पहले जो बात करें वो है राजस्थानी भाषा का गद्य। राजस्थानी भाषा का गद्य, ये जो टॉपिक है वो आपके हिंदी साहित्य के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही। दूसरी बात, आपके जो जीके वाला पोर्शन है उसके अंदर जो राजस्थानी भाषा है उस राजस्थानी भाषा के भी क्वेश्चन आते, तो वहां के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए, जीके और हमारे हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो राजस्थानी भाषा का गद्य, उसके अंदर आराधना जो अज्ञात कवि है 1271 ईस्वी और अतिचार जो अज्ञात 1283 ईस्वी, बाल शिक्षा जो संग्राम सिंह की रचना है 1279 ईस्वी। ये जो तीन रचनाएं हैं जो हमारे राजस्थानी गद्य साहित्य में मिलती है हमारी को, जो भारतेंदु युग से पूर्व का था। ये तीनों रचनाएं मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ ग्रंथ में संग्रहित है। यानी ये तीनों रचनाएं हमारे को कहाँ मिलती है, जो मुनि जिन विजय का जो संपादित एक ग्रंथ है प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ, उसके अंदर हमारे को ये तीनों रचनाएं देखने को मिलती है। इन रचनाओं में गुजराती व राजस्थानी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, अतः इनकी गणना दोनों भाषाओं में की जाती है, क्योंकि इसके अंदर राजस्थानी भाषा के शब्द भी मिलते हैं और गुजराती के भी मिलते हैं। तो हमारे राजस्थानी साहित्य में भी इसको ऐड किया गया और गुजराती साहित्य में भी इसको ऐड किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको दोनों में इसकी गणना की जाती है। तत्व
तत्व विचार जो अज्ञात है 14वीं शताब्दी, क्योंकि अज्ञात का मतलब वैसे किसी कवि का नाम नहीं है, जो इसकी रचनाओं के जो लेखक के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए अज्ञात। धनपाल कथा अज्ञात 14वीं शताब्दी। पृथ्वी चंद्र चरित्र माणिक्य चंद्र 1421 ईस्वी। ये तीनों रचनाएं श्री अग्रचंद नाहटा द्वारा प्रकाशित राजस्थान भारती में संकलित की गई है। यानी ये तीन रचनाएं हैं, तत्व विचार, धनपाल कथा और पृथ्वी चंद्र चरित्र जो माणिक्य चंद्र। तो ये हमारी तीनों कहाँ मिलती है? जो अग्रचंद नाहटा है उसमें का एक प्रकाशित ग्रंथ राजस्थान भारती, उसमें संकलित की गई है। अब हमारा है राजस्थानी गद्य साहित्य की कथाएं। राजस्थानी गद्य साहित्य की कथाएं कौन कौन सी है? एक वचनिका, ख्यात और बात। अब हम देखते हैं वचनिका क्या होती है, ख्यात क्या होती है और बात क्या होती है, इनको अलग अलग हम देखते हैं। वचनिका, वचनिका के बारे में है, इसमें प्राय ऐतिहासिक घटनाएं ली जाती है। इसमें गद्य का प्रयोग तुकांत रूप में होता है, यानी तुक के हिसाब से। जिस प्रकार आप तुक्का लगाते हो एग्जाम में, भाई आपको पता नहीं होता है कि ये आंसर है या नहीं है, तो अपने आप उसमें तुक्का लगाते हो तो वो राइट भी हो सकता है। तो उसी प्रकार ये कह रहा है तुकांत रूप में हमारे गद्य का प्रयोग होता है। तो ये क्या ऐतिहासिक, वचनिका में क्या होती है? ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है उसका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है, उसे वचनिका कहते हैं। प्रमुख जो वचनिका है वो कौन कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका, शिवदास चारण, यानी शिवदास चारण द्वारा लिखित अचलदास खींचीरी वचनिका मोस्ट है ये रचना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है तो शिवदास चारण। कहीं पे शिवदास गार्डन लिखा हुआ होता है, ठीक है, शिवदास गार्डन। 1425 ईस्वी में ये रचित है। राठौड़ रतन सिंह जी वचनिका, ये खिरिया जग्गा की रचना है 1658 ईस्वी में। आगे देखो ख्यात। ख्यात का मतलब जैसे हम ऐसे वो ख्याति शब्द है, ख्याति, तो ख्यात का मतलब ऐसे प्रसिद्धि होता है, ठीक है, जो मशहूर हो जाए, तो ख्यात का मतलब है प्रसिद्ध या मशहूर। इसमें किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन होता है, किंतु इसमें तुकांत नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कोई शौर्यपूर्ण जो घटना होती है उसका वर्णन इसके अंदर किया जाता है। मुहणोत नैणसिरी ख्यात, नैणसी ये महत्वपूर्ण रचना है, मुहणोत नैणसिरी ख्यात 1665 ईस्वी। आपसे पूछा जा सकता है मुहणोत नैणसिरी ख्यात है वो किसकी रचना है? तो नैणसी की है, क्योंकि यहाँ पर नैणसी नाम आ रहा है। दूसरी बात है ये कब प्रकाशित है? 1665 ईस्वी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सन है वो पूछी जा सकती है। बात क्या है? साहित्य में प्राय काल्पनिक रोचक वृतांत को बात कहते हैं। यानी हम जो बैठे हुए रहते हैं और जो पुराने जो लोग होते हैं हमारे दादा परदादा नानी नाना, वो जो बातें कहते हैं, तो वो बात क्या, एक काल्पनिक रोचक कथा होती है जिसके अंदर एक रोचक वर्णन जो हमारे में एक रोचकता पैदा करे, ऐसा वर्णन होता है, उसको बात कहते हैं। तो ये तीन हमने देख लिए, वचनिका, ख्यात और बात। अब प्रसिद्ध बातें हैं कौन कौन सी है? प्रसिद्ध बातें राणा उदय सिंह री बात, हाड़े सूरजमल री बात, रवि फौजी री बात, बाबूजी री बात, राव लूणकरण री बात, जैसलमेर री बात और सोडारी बात। यहां से क्वेश्चन अक्सर कम पूछे जाते, परंतु हमारे को शुरुआत से ऐसा एक प्रारूप बनाना होता है कहानी की तरह, तो हम अच्छे से उसको समझ पाते। बीच बीच में से पढ़ते तो वो फिर क्या रट्टा लगाते, उसको अच्छे से समझ ले। तो ये शुरुआत कैसे हुई गद्य की, तो हमारे को एक क्रम से देखना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर फिर भी हमारे को ये दिमाग में रखना है, पूछ लेते हैं, एग्जामिनर कहीं भी नजर फैला सकता है। अब हमारा जो राजस्थानी गद्य की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? यह साहित्य अधिकांश जैन मंदिरों व राजपूत नरेशों के आश्रय में रचा गया। यानी कहाँ मिलता है हमारे को? एक तो जो जैन मंदिर है वहां पर मिलता है, और दूसरी बात जो राजपूत नरेश है उसके आश्रय में, यानी उसके दरबार में जो लेखक रहते थे तो वो लिखते थे। इस साहित्य में अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ है, अलग अलग शैलियों का प्रयोग हुआ है। इस साहित्य की विषय वस्तु क्या थी? राजनीति थी, क्योंकि जो राजा महाराजा के दरबार में रहते थे तो राजनीति, धर्म था, इतिहास था और लोकवार्ता थे जो आप लिखते थे। तो राजनीति हो गया, धर्म हो गया, इतिहास हो गया और लोक वार्ता हो गया आदि। अब है हमारा दूसरा, ये राजस्थानी भाषा का था जिसके अंदर
जो पहले जो 3 रचनाएं थी जिसको गुजराती और राजस्थानी दोनों में शामिल किया जाता था। और यहाँ पर अब देखते हैं हम मैथिली भाषा का गद्य। मैथिली भाषा का गद्य है वर्ण रत्नाकर, जो हम पीछे पढ़ के आए ज्योतिश्वर ठाकुर, जब हिंदी साहित्य का हम इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया। तो वर्ण रत्नाकर है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है जो 1324 ईस्वी में प्रकाशित। कीर्ति लता जो विद्यापति की है, ये मैथिली भाषा की बात कर रहे हैं हम। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन किया है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं जो हमारे विद्यापति की है और जो मैथिली भाषा में है विद्यापति की। इसमें गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है। तो जो पहली कीर्ति लता उसमें जो इसके आश्रयदाता जिसके आश्रय में रहते थे विद्यापति, उस कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन किया गया। और कीर्ति पताका है तो आप कीर्ति लता और कीर्ति पताका में थोड़ा ध्यान रखना। कीर्ति लता के अंदर है वो कीर्ति सिंह का युद्धों का वर्णन है। आगे देखो, इसके संबंध में विद्यापति ने लिखा है, देशिल बहिना सब जन मिठा तैसिन जम्मू अवस्था। कीर्ति पताका में महाराज शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया, यानी कीर्ति पताका और कीर्ति लता। तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन है और कीर्ति पताका के अंदर क्या किया गया, जो शिव सिंह है उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। दूसरी बात उसके बारे में क्या कहा है विद्यापति ने, देशिल बहिना, बहिने का मतलब होता है भाषा, यानी वाणी होती है ना, वाणी, बहिने का मतलब वाणी। तो जो ये कह रहा है देशी जो भाषा है वो जन मीठा, यानी इस संसार में मिट्टी है। तेसिन जपू अवहट्टा, जो अवहट भाषा है उस अवहट भाषा के बारे में कहा है। जो देशी भाषा है उस देशी भाषा है वो मिट्टी भाषा है। इसके बाद में है हमारा ब्रज भाषा का गद्य। मैथिली का पढ़ लिया, जो ब्रज भाषा का गद्य वो कौन सा है, गुरु गोरखनाथ 14वीं शताब्दी में जो गोरखसार नाम से है, गुरु गोरखनाथ ने लिखा है। गोस्वामी विठलनाथ है, उन्हें 1515 से 1585 ईस्वी के बीच में श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक विठलनाथ की रचनाएं हैं। नवरत्न षटिक, तो ये हमारे यहाँ से भी महत्वपूर्ण है गद्य के साहित्य के हिसाब से। दूसरी बात हमारे जो भक्ति काल था वहां पर भी हम इसको पढ़ के आए तो उसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। गोकुलनाथ 1551 से 1640 ईस्वी के बीच में 84 वैष्णव की वार्ता, जो गोकुलनाथ की रचना, 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों ही रचनाएं मोस्ट महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाभादास 17वीं शताब्दी जिसकी रचना अष्टयाम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। कवि महेश हमीररासो है, कवि महेश की रचना। गद्य जो 18वीं शताब्दी में है, मुल्ला वजही 1605 से 1660 ईस्वी, सबरस इसकी रचना मुल्ला वजही की 1635 ईस्वी में। और कुतुब मुस्तरी दोनों ही मुल्ला वजही की रचना और महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में आता है हमारा उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास, जो 4 नंबर पे था। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास। उत्तरी भारत में गद्य का विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये लाइन मोस्ट है, यानी उत्तरी भारत में जो गद्य हमारे आया वो उसका विकास है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। उत्तरी भारत की प्रथम खड़ी बोली गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग भाट द्वारा 17वीं शताब्दी में रचित रचना है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है। उत्तरी भारत है तो उत्तरी भारत में जो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है गद्य रचना वो कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक है गंग भाट 17वीं शताब्दी में। आचार्य जो शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की प्रथम रचना माना भाषा योग वशिष्ठ। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना, अलग अलग अच्छे से आपको याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है वो क्या माना है, भाषा योग वशिष्ठ, जो किसकी रचना, राम प्रसाद निरंजनी की 1741 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। तो दोनों को अलग अलग याद रखना। यानी उत्तरी भारत की जो प्रथम खड़ी बोली की गद्य रचना है वो तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग भाट की है 17वीं शताब्दी में। और आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है जो खड़ी बोली की प्रथम रचना वो है भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी की है 1741 ईस्वी में। अब देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभिक 4 गद्य लेखक जिनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा और यहाँ पर थोड़ा उसको विस्तार से देख लेते हैं। पहला नाम आता है मुंशी सदासुखलाल नियाज, जो दिल्ली से थे। ये आपको जो इनके जो स्थान है वो अच्छे से याद रखना है। यानी तो मुंशी सदासुखलाल नियाज वो कहां से दिल्ली से।
पूछा गया क्वेश्चन इनके बारे में। जन्म इनका 1746 ईस्वी में होता, मृत्यु 1824 ईस्वी में होती। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज, ये खड़ी बोली के थे। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी रचना सुख सागर, ज्ञानोपदेश, मुत खबुत वारिक 1818 ईस्वी, सुरासुर निर्णय निबंध है ये। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंडिताऊपन की भाषा कहा है, ये लाइन मोस्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है कि इनकी भाषा पंडिताऊपन की भाषा है? तो वो है हमारे मुंशी सदासुख लाल नियाज। ये उर्दू में निसार उपनाम से रचना कार्य करते थे, ये भी मोस्ट है, इनके उपनाम है। यानी उर्दू में, ये तो खड़ी बोली के है परंतु इन्होंने उर्दू में भी जो रचनाएं की तो उस उर्दू में ये अपना नाम निसार रखते थे। दूसरा नाम आता है सैयद इंसा अल्लाह खां, ये लखनऊ से थे। सैयद इंसा अल्लाह खां लखनऊ से थे। क्वेश्चन पूछा गया, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? पिछली बार मेरे को एग्जाम तो याद नहीं है परंतु उसमें ऐसा पूछा गया था, जैसे मान लिया ए बी सी और डी ये दिया, यहाँ पर 4 ये नाम दे दिए, सदासुख लाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिस्र, ऐसे नाम दे दिए। अब यहाँ पर ये जो लखनऊ, दिल्ली, आगरा, बिहार, ये नाम अलग अलग दे रखे थे। आपको मैच करना था कि इनको व्यवस्थित कीजिए। जैसे मान लिया इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, फिर इसका इधर आ गया, इस प्रकार आपको मैच करने वाले जो क्वेश्चन थे इस प्रकार पूछा गया था। तो चारों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे सदासुख लाल नियाज वो दिल्ली से थे और इंसा अल्लाह खां है वो हमारे लखनऊ से थे। जन्म इनका 1756 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1817 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रानी केतकी की कहानी, जो उसका अलग नाम है उदयभान चरित्र, रानी केतकी की कहानी है, उसका अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित्र। ये भी पूछा गया है। रानी केतकी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र, जो 1803 ईस्वी में प्रकाशित है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध हिंदवी का प्रयोग करने का प्रयास किया, यानी शुद्ध हिंदवी का प्रयोग किया इन्होंने इंसा अल्लाह खां ने, जो लखनऊ से थे। फिर लल्लू लाल है जो आगरा से थे, गुजराती ब्राह्मण थे। जन्म इनका 1763 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1825 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं है वो देखिए, सिंहासन 32 1801 ईस्वी, बेताल 25 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1801 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। ये बिहारी सतसई की टीका है, यानी जो बिहारी सतसई लिखी गई है उस बिहारी सतसई की टीका है लाल चंद्रिका। इन्होंने 1802 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी अध्यापन का कार्य किया था। ये लाइन मोस्ट है, यानी 1802 से लेकर 1823 लगभग 21 वर्षों तक इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता में, उसके अंदर हिंदी अध्यापन का कार्य किया था। आगे देखो, इनका एकमात्र मौलिक ग्रंथ ब्रज भाषा व्याकरण माना जाता है, यानी ब्रज भाषा की व्याकरण लिखी है इन्होंने लल्लू लाल ने। फिर आता है नाम सदल मिश्र, जो बिहार से थे। जन्म 1768 ईस्वी है, मृत्यु 1848 ईस्वी और इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी और रामचरित 1805 ईस्वी। दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रामचरित 1805 और नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी। अब हमारे सामने चार हो गए, एक नाम था सदासुख लाल नियाज, एक हो गया इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। फिर हो गया हमारे लल्लू लाल और फिर हो गया सदल मिश्र। अब देखिए, मैंने पीछे भी आपको बताया और यहाँ और बता दूं, ये जो लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दो है, इनका संबंध हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से वो लेखक या कवि है जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र का रहा है, इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल नियाज का नहीं है। यहाँ पर ये चारों नाम आपको याद होते, फिर आप वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हो। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है। दूसरी बात है, आपको मैंने बताया कि जो सदासुख लाल नियाज है वो कहाँ से थे? दिल्ली से। इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ये दिल्ली से थे। इंसा अल्लाह खां ये लखनऊ से थे, लखनऊ से थे। दूसरी बात, लल्लू लाल है ये हमारे आगरा से थे और सदल मिश्र है ये हमारे बिहार से थे।
अब थोड़ा सा आपको एक दो में याद करने का, जैसे इसमें सदा, सदा शुक्लाल है, तो जैसे मान लिया सदा दास, यहाँ से आप दिल्ली ले लीजिए, सदा तो दिल्ली ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में इंशाअल्लाह खा है, तो नवाब कहाँ है, ये जो मुसलमान थे तो नवाब लखनऊ में है, तो इसको लखनऊ से अटैच कर लीजिए। फिर लल्लू लाल है, इसको आगरा, और सदल मिश्र इसको बिहार, ये दो आप इस प्रकार याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप एक दो को इसे टच करके याद कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। तो इस थोड़ा फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। स्थापना की बात करें तो 1800 ईस्वी में लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली, लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कोलकाता में। 1800 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक रहा इसका जो काल। हिंदुस्तानी के सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट, यानी इस जो कॉलेज है हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके अंदर जो हिंदुस्तानी भाषा है उसके पहले जो प्रोफेसर थे वो कौन थे, जॉन गिलक्रास्ट थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है। इनका कार्यकाल है 1800 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक, किसका, जो ये जॉन गिलक्रास्ट थे। तो 1800 लेकर 1804 ईस्वी तक ये रहे थे 4 सालों के लिए। कॉलेज से संबंध प्रमुख हिंदुस्तानी के मुंशी जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दो है जिनका संबंध हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। सदा शुक्लाल नियाज और इंशाअल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, उनका संबंध खड़ी बोली से है। चारों का संबंध जैसे हम पढ़ रहे हैं तो चारों का संबंध खड़ी बोली से है, परंतु जो स्पेशल जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसका संबंध है वो लल्लू लाल और सदल मिश्र से ही रहा है। अब इसके बाद में हम उपन्यास विधा, जो गद्य की विधाएं हैं वो देखेंगे। यहां तक हमने प्रारूप सेट किया था, किस प्रकार गद्य का विकास हुआ, किस प्रकार गद्य है वो धीरे धीरे आया हमारे सामने। अब जो गद्य की जो विधाएं हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, आत्मकथा, ये जो सारे हैं इसको हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। दूसरी बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।